रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार हर अथक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब 45 साल तक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। फरीदाबाद में सभी सेंटरों पर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। वहीं अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर रमेश का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र का सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी और निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवा सकता है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन पूरे देश भर में जारी है और आज से अब 45 साल से तमाम जो लोग हैं ऊपर की उम्र के, उनको भी अब वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। हम बादशाह खान हॉस्पिटल के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन यहीं ऑन द स्पॉट अब उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप साफ तौर से देख सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट, जो उम्र का सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ आपको वैक्सीन लग जाएगी। अगले अगर चरण की मैं बात करूं, जहां वैक्सीनेशन हो रही है वो आपको एरिया दिखा देता हूं। यहां जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहा है वहां उसको वैक्सीन लगाई जा रही है। और बात भी करेंगे, हमारे साथ में एसएमओ हैं डॉक्टर रमेश, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 45 साल की उम्र से तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है, उनकी किस तरह से प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है? आज 1 अप्रैल से हमारा एक नया दौर शुरू हुआ है। पहले हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन किया गया था कोविड के लिए, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को किया गया था, उसके बाद फिर 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो थी और 45 से 59 के बीच की जो कोमोर्बिडिटी थी वो शुरू की। अब आज 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की जो भी पॉपुलेशन है सबको कोविड वैक्सीनेशन का प्लान अभी किया हुआ है, आज से शुरू हो गया है। डॉक्टर राठी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इस सेंटर की देखरेख कर रहे हैं। क्या लगता है लोग पहुंच रहे हैं यहाँ और किस तरह से और बाकी तमाम चीज़ों को, प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है? लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और जैसा कि सर ने बताया और सरकार के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँची है कि 45 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लगाई जाएगी, उनके अवेयरनेस है और उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ आपके सामने है, लोग जागरूक हैं, अपना लगवाने के लिए वैक्सीन आ रहे हैं लगातार। लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट की जो बात कर रहे थे आप, लगातार चूँकि देख रहे हैं सेंटर पर, कुछ क्या अभी भी इस तरह के कोई गलतफहमी है लोगों में? हमारे सेंटर पे अब तक कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका जो है नज़र में आया नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटे के लिए हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और हमारी नोटिस में अभी तक इस तरह का कोई रिएक्शन नज़र आया नहीं है। हाँ, बहरहाल कोई भी वैक्सीन लगती है, चाहे वो बड़ों को लग रही है, हम लगा रहे हैं ये वाली, और बच्चों को भी लगती है, उसमें बुखार जो है वो आता ही है क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं, तो वो एक बॉडी का अपना रिएक्शन होता है, वो नॉर्मल है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो 45 साल की जो उम्र की गई है और ये तमाम लोगों के लिए लगना अब इस चेन को तोड़ने के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चेन को तोड़ने के लिए। वैक्सीन अपना काम करेगी, साथ ही में लोगों को ये जागरूकता रखें अपने अंदर की सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। वैक्सीन तो अपना काम जो करेगी वो करेगी, साथ में हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, डॉक्टर साहब की तरफ से साफ तौर से अपील की जा रही है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, लेकिन इसके साथ साथ में जो कोविड-19 के नियम हैं, एहतियात हैं, उनको भी फॉलो करते रहें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उधर बिजली विभाग ने 2 गुना बिल मांगा है, जो कि उपभोक्ताओं को एकदम रास न आया और अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उपभोक्ता डबल बिल देने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भी विभाग के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। नीरज शर्मा का कहना है कि कोरोना काल के बाद में इस तरह से 2 गुना बिल वसूलना पूरी तरह से नाजायज है। उनका कहना है कि ये ऐसा वक्त है जब सभी लोग बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य तमाम खर्चों को पूरा करने में लगे होते हैं। इस बीच बिजली विभाग डबल बिल को लेकर उन पर आर्थिक बोझ डाल रहा है।
बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से 2 की जगह 4 महीने का एडवांस में बिल लेने को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उपभोक्ता परेशान हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा भी लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं नीरज जी से। नीरज जी, विरोध क्या है? नमस्कार जी। देखिए, विरोध क्या है, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग DHBN के उपभोक्ता हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम। मैंने विधानसभा में भी इस पे चर्चा करी थी और मैंने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री बिजली मंत्री को कि आप ऑलरेडी DHBN के लोगों को लूट रहे हो। कारण जो पर यूनिट कॉस्ट है DHBN की 7 रुपये 84 पैसे है, UHBN की 7 रुपये 25 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी डेटा है। 59 पैसे का फ़र्क है, 60 पैसे। दूसरा, UHBN के मुकाबले में DHBN का लाइन लॉस 5% कम है। मैं ये डेटा दे रहा हूँ आपको 2017 से लेके 2020-21 तक। तीसरा, जो ये किसानों को बदनाम करने की एक साजिश चल रखी है, एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, चाहे पराली को लेके हो, चाहे किसान आंदोलन को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो। 2004 में एग्रीकल्चर सेल्स के नाम पे सरकार 800 करोड़ रुपए देती थी, जो घाटा बढ़ते बढ़ते 7000 करोड़ आ गया साहब। उस 7000 करोड़ को भी सरकार बांट रही है 55-45 में, 55% UHBN को, 45% DHBN को, जबकि एग्रीकल्चर कंजम्पशन DHBN में 60% है। तो इस हिसाब से DHBN के उपभोक्ता से 1.5 रुपया यूनिट फालतू चार्ज करी जा रही है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जहाँ चोरी ज़्यादा है वहाँ पर भी आप वही रेट दे रहे हो। जहाँ उपभोक्ता ईमानदार है, अपना बिल टाइम पे दे रहा है, बिजली की चोरी नहीं हो रही, आप उसको भी उसी रेट पे दे रहे हो। जिस तरह से आप जो सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहला जो सवाल मेरा था वो इस बात को लेकर था कि उपभोक्ता लगातार परेशान हैं, उनसे डबल बिल मांगा जा रहा है। कितना जायज़ है ये, चूँकि आप भी लगातार सवाल उठा ही रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नाजायज़ है। ये मौका नहीं है, कोरोना का काल है, कोरोना का समय है, लोगों की नौकरियां चली गई, जैसे तैसे पटरी पे आई, और उसके बाद आप कहते हैं जी HERC की गाइडलाइन है। अरे HERC की तो और भी 10 गाइडलाइन है। HERC 3 साल से कह रहा है आप एनर्जी ऑडिट कराइए, आप नहीं करा रहे। HERC आपको ये थोड़ी कहता है कि जब DHBN में चोरी कम है तो वहाँ के उपभोक्ताओं को आप महंगी बिजली दें। HERC तो कहता है सहूलियत दो आप उनको। आप वो तो HERC की बात नहीं मान रहे, सिर्फ आप HERC की वो बात मान रहे हैं जहां आपको लगता है कि DHBN के उपभोक्ताओं पे चक्कू चलाना है, उनको लूटना है, वो काम। मेट्रो न्यूज में अब बात करेंगे अगले खबर की, जहां निगम कमिश्नर यशपाल यादव के आदेश पर नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बता दें, कार्रवाई नवादा कोह में सरकारी जमीन पर की गई। कोह में बसी अवैध कॉलोनी के करीब 250 मकानों को तहस नहस कर दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों की तरफ से कई बार अवैध निर्माण कर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, बावजूद इसके उन्होंने अपने कब्जे नहीं हटाए। मामला जब निगम कमिश्नर यशपाल यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने तोड़फोड़ के आदेश दिए। आदेश के बाद निगम का तोड़फोड़ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को हटाने पहुंच गया, जहां लोगों के विरोध के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये करीब जो है 250 मकान है, इसके अंदर नवादा को की भूमि है और सरकारी ज़मीन है। इस पर लोगों ने नाजायज रूप से कब्जा किया हुआ और इनको कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद लोगों ने मकान खाली नहीं किए। तो आज मजबूर होकर जो है लोगों को मकान खाली करा के कार्रवाई की जाती है। उधर पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। खबर ककड़ीपुर गांव की है, जहां पंचायती जमीन पट्टे पर लेने के बाद भी 2 साल तक पट्टे की राशि जमा नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि राशि करीब 4 लाख रुपए की थी, जिसको लेकर ग्रामीण पट्टेदारों और खंड विकास कार्यकाल के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। इस बात की शिकायत कुछ ग्रामीणों ने सीएम विंडो पर भी की, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला जब पृथला की
बीडीपीओ उपमा अरोड़ा के संज्ञान में आया तो उन्होंने आनन फानन में 2 पट्टेदारों को नोटिस जारी किए और तुरंत राशि जमा कराने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी पट्टेदारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बीडीपीओ उपमा अरोड़ा का कहना है कि वैसे तो राशि पट्टा छोड़ते वक्त ही जमा करानी होती है, 2 साल राशि जमा न कराने के कारण नोटिस दिया गया है। ये नाम जो हर साल रूटीन में एग्रीकल्चर का पट्टा छूटता है, वो पट्टा छोड़ा गया था और पट्टेदार के द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि अपनी राशि जमा नहीं कराई गई है। ये लगभग 3,97,000 का मामला है और हमने इनको नोटिस दे दिए हैं कि अपने राशि को जमा कराएं। अब तक 3 नोटिस दिए जा चुके हैं। अनियमितता तो मेरे संज्ञान में नहीं है, बट मेरे संज्ञान में ये आया कि इन्होंने पट्टे की राशि जमा नहीं की गई है, तो उसके लिए मैंने नोटिस दे दिया है। अब तक आपने पंचायतों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत सुनी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो खंड विकास कार्यालय है वहाँ भी अब भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, हम फिलहाल गांव ककड़ीपुर में हैं और ये जो फसल बोई हुई है ये गेहूं की फसल है, लेकिन यहाँ फसल बोई गई है वो पूरी की पूरी पंचायती ज़मीन है और इसका बाकायदा पट्टा छोड़ा जाता है और पट्टेदार जो होता है उसको खंड कार्यालय में पैसे जमा कराने होते हैं और उस पैसे से ही गाँव का विकास किया जाता है। लेकिन इस ककड़ीपुर गाँव में पहले 2 साल पहले करीब 20 एकड़ से ज़्यादा पट्टा छोड़ा गया ज़मीन का और उसके पैसों को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। और गांव के कुछ लोगों ने, जो लोग चाहते हैं कि गांव में विकास हो, उनकी तरफ से एक शिकायत सीएम विंडो को दी गई है और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 2 साल होने के बावजूद भी इस ज़मीन का कोई पैसा जमा नहीं कराया और जिसकी वजह से गांव के विकास कार्य भी रुक गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो पट्टेदार इस ज़मीन को 2 साल से जोत रहे हैं और बो रहे हैं, आखिर उन्होंने पैसा क्यों जमा नहीं कराया। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ब्लॉक से अधिकारियों से, जहां बीडीपीओ और तमाम बड़े अधिकारी बैठते हों, उनकी तरफ से क्यों आखिर नोटिस नहीं दिया गया और ऐसे पट्टेदारों के खिलाफ में क्यों कार्रवाई नहीं की गई। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय के परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 1 दिवसीय विशेष कोविड-19 टीकाकरण शिविर है, जिसमें कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया और कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए कर्मचारी को कोरोना टीकाकरण में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जिसके बाद विश्वविद्यालय में कार्यरत 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड करवाने का फैसला भी लिया गया है और विद्यार्थियों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम सब लोगों को जो गवर्नमेंट ने जिसकी तरह से रूल बनाए अपने कि 45 वर्ष से ऊपर वालों को भी दी जा रही है, सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता या मास्क नहीं लगा पाते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वैक्सीनेशन तो ज़रूर हो। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कि अभी हमने देखा हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ केसेस निकले और उन केसेस से अब ऐसा माहौल बन गया कैंपस में कि सब लोग डर गए हैं। तो सभी स्टूडेंट से मेरी अपील है कि उनको भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और अभी हमने इसी वजह से जो एग्ज़ाम पहले जो ऑफलाइन कराने के लिए हमने निश्चय किया था, उसको भी हमें परिवर्तन करना पड़ा। अब हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं और मेरी स्टूडेंट से पर फिर भी रिक्वेस्ट यही है और अपील है उन सबसे कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स एंड यूज मास्क। उधर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने फसल की खरीद को लेकर तैयारियों का दावा किया था, लेकिन साफ सफाई के नाम पर मंडी के गेट के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे न केवल आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, बल्कि वहां से गुजरने वाले लोग भी परेशान हैं। गेट के ठीक सामने लगे इस गंदगी के ढेर में जहां आवारा पशु मुंह मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं फसल को लेकर आने वाले किसानों में भी गंदगी से परेशानी हो रही है।
हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी के गेट के सामने और यहाँ से ही किसानों की जो किसान आएंगे वो अपनी फसल को लेकर सीधे यहाँ से एंटर करेंगे। लेकिन अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है और इस पर पशु भी बैठे हुए हैं जो गंदगी में मुंह मारते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ आसपास के, इनसे भी जान लेते हैं कितनी परेशानी इनको होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी भाटिया जी। लक्ष्मी जी, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या, सबसे बड़ी बदबू आ रही है। आज के रात दिन बाजार गुथेर मरे हैं, बेकार गंद खाना कर रखा है। इसकी सफाई कभी आते हैं, कभी ले जाते, कभी ले जाते, डेली के डेली फिर ऐसी पड़ रह जाता है। या तो हटा के इसको साइड में कर दी जाए, सामने जगह हैगी, यहाँ से तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, मेन रोड पे है। और यहाँ सब ज़्यादा गंद खाना ये हुआ बड़ा, पन्नी उड़ के जाती है बाहर सब। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश, कितनी दिक्कत होती है यहाँ? इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको क्या बताएं। जैसे भी आने वाले जो भी होते हैं रास्ते पे, ठीक है, उनके आगे जो जितना भी कचरा होता है वो हवा के द्वारा आके उनकी आंखों पे, ठीक है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है, जिससे कि एक्सीडेंट की कोई संभावना भी हो सकती है। इसी की वजह से बाजार इकट्ठे हो जाते हैं, गंद खाने की वजह से ही सबले बाजार घुसेंगे मरेंगे। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, कई बार एक्सीडेंट। तो कहीं ना कहीं कई बार यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा बना हुआ। हवा चल रही है तो ये तमाम जो यहाँ पर गंदगी है वो भी हवा के साथ साथ जो है उड़ रही है और लगातार लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। और साफ तौर पर मंडी का हाल है ये, जहाँ पर आज से गेहूं की जो है फसल की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन आज यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है और अभी तक यहाँ पर गंदगी का ढेर जमा हुआ है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।